I will invite Dr. Sandeep Tiwari, sir, Professor and Head, Department of Trauma Surgery from King George's Medical University. Over to you, sir. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किन लोगों को होती है, कोविड के जो पेशेंट्स होते हैं, कैसे आपको असेस करना है कि किस पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन देनी है, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज किस तरीके से देनी है। कहने का तात्पर्य ये है कि ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस आपको क्या चूज करनी है। जैसा हम लोगों को सबको पता है कि ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा गया है। हम में से काफी लोग ये जानते होंगे कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेता है, जो रूम एयर पे रहता है, जिसको कहा जाता है कि रूम एयर पे हैं, जैसे हम हैं और आप हैं, इस समय एक नॉर्मल सांस ले रहे हैं और हमारी सांस का रेट लगभग 12 से 18 प्रति मिनट्स का होता है कि एक बार में हम 12 से 18 बार सांस लेते हैं। और जो हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन है उसको हम इनहेल करते हैं, और उतना हमारे लिए एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए सफिशिएंट होता है। और अगर हम अपना पल्स ऑक्सीमीटर में सैचुरेशन देखें एक नॉर्मल व्यक्ति, तो वो 95 से 100% के बीच में होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं ये बता दूं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 21% है, 21% है। तो सबसे पहले तो हमारे सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 95 से कम है, मतलब कि हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं वो जब नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो 21% जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है उससे हम 95 से 100% अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस 21% ऑक्सीजन से अपना सैचुरेशन नहीं मेंटेन कर पा रहा है, तो जो कोविड में कट ऑफ वैल्यू रखी गई थी वो रखी गई है 94%, क्योंकि 95 से 100% नॉर्मल होता है। तो इसका मतलब है ये जो 21% ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर से हमको मिल रही है ये सफिशिएंट उस कोविड के पेशेंट के लिए नहीं है जिसमें कि कोविड निमोनिया हो गया है या थोड़ी लंग फाइब्रोसिस हुई है या जिसकी ऑक्सीजन डिमांड किसी अन्य कारणवश बढ़ी हुई है। तो जब भी हम उसको ऑक्सीजन लगाएंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम कितने लीटर पर इसको लगाएं कि इसको 21% से ज़्यादा की ऑक्सीजन लगे। अगर मान लीजिए कि हम उसको इतनी ऑक्सीजन सिर्फ दे रहे हैं जितनी कि उसको 21% भी नहीं मिल रही है, तो वो रूम एयर के बराबर ही है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम कितने % ऑक्सीजन उसको कितने लीटर पर दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि जानना बहुत जरूरी है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर या कोई भी सीनियर आदमी आता है और देखता है कि इस मरीज की सांस फूल रही है, इसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो कहता है इसको ऑक्सीजन लगा दो। और बहुत कम समय ऐसा होता है जब डॉक्टर या फिजिशियन ये एडवाइस करता है कि कितने लीटर पर ऑक्सीजन देनी है, किस ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस से देनी है, और कितनी देर तक ऑक्सीजन देनी है, और क्या क्या मॉनिटरिंग करनी है। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो आज आप ये जान लें कि ऑक्सीजन भी एक प्रकार की इमरजेंसी ड्रग है। और आप सब लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिकली अनुभव किया होगा कि जब कोई भी दवा लिखी जाती है तो वो ट्रीटमेंट कार्ड पर लिखी जाती है बाकायदा कि ये दवा दी जानी है, इतने मिलीग्राम दी जानी है या इतने ग्राम दी जानी है, किस रूट से दी जानी है, मुंह से दी जानी है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगना है कि इसका आईवी रूट से दिया जाना है, दिन में कितनी बार दी जानी है और कितने दिन तक दी जानी है। तो जैसे अन्य दवाओं के लिए इस प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन किया जाना आवश्यक है या किया जाता है, वैसे ही ऑक्सीजन का भी प्रिस्क्रिप्शन किया जाना बहुत आवश्यक है कि किस मरीज को कितने लीटर पर मिनट पर ऑक्सीजन देनी है, कितनी देर तक देनी है, किस ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस से देनी है, और हमें क्या क्या चीजें देखनी है।
अब जो दूसरी बात आती है वो ये आती है कि हमको ये देखना है कि किन मरीजों को ऑक्सीजन दी जानी है। जैसा हम लोग जब नॉर्मल सांस लेते हैं तो हम खुद एहसास कर पाते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन शायद हमारे अगल बगल का बैठा हुआ व्यक्ति या हमारे सामने बैठा हुआ व्यक्ति इस बात का एहसास नहीं करता है कि हम सांस ले रहे हैं। जब भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, जब भी हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो नॉर्मल 21% हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं उससे ज्यादा होगी, तो मानी हुई बात है कि हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। हम जल्दी जल्दी सांस लेने का प्रयास करेंगे अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो शुरुआत में क्या होगा, जब हमारे अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल 12 से 18 का होता है वो 20, 22, 24 ये पहुंचेगा और हमारी सांस का रेट बढ़ेगा, जो कि ऑब्वियस होगा। आप लोग देख करके मरीज को बता सकते हैं कि इसका सांस का रेट नॉर्मल नहीं है। जब आप रेट को बढ़ाने के लिए आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स, जो एक्सेसरी मसल्स जिनको कहा जाता है, वो एफर्ट करने लगेंगी, तो आपको कहीं ना कहीं ये जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं इनके एफर्ट्स दिखने लग जाएंगे। नॉर्मल हम जब सांस लेते हैं तो इन मसल्स का मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन जब हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है और जब हमारी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, तो क्योंकि हम ऑक्सीजन को और ज्यादा अंदर खींचने का प्रयास कर रहे होते हैं और उस ऑक्सीजन डिमांड को मेंटेन करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी मसल्स हमारी जो होती हैं ये भी फंक्शन करने लग जाती हैं और ये दिखने लग जाती हैं। और इसी को हम डिस्निया कहते हैं या ब्रेथलेसनेस कहते हैं या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते हैं, जिसको कि हम देख के पहचान सकते हैं कि हाँ ये मरीज डिस्निक है। जब इन रेस्पिरेटरी मसल्स की एफर्ट्स के बाद भी हम अपने ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारा SpO2 लेवल कम होने लगता है, और यदि वो SpO2 लेवल काफी देर तक कम रहता है तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने लगता है, जिसको हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं। हाइपोक्सीमिया, ईमिया वर्ड कहीं पे भी ब्लड के लिए इस्तेमाल होता है, ऑक्सी वर्ड ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल है और हाइपो का मतलब होता है कम होना। तो जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है या प्रेशर कम हो जाता है तो उसको हाइपोक्सीमिया कहा जाता है। और जब ये हाइपोक्सीमिया प्रोलॉन्ग्ड रहता है, थोड़ी देर तक रहता है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जिस व्यक्ति का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है वो एजिटेटेड हो जाता है। तो हाइपोक्सीमिया का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है वो एजिटेशन है, मतलब मरीज इरिटेबल होगा, हाथ पांव फेंक रहा होगा, इधर उधर तड़प रहा होगा, जिसको कि हम एजिटेशन कहते हैं। ये दो चीजें बहुत समझने के लिए आवश्यक हैं। जब हाइपोक्सीमिया होगा मतलब कि ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में कम होगा तो मरीज एजिटेटेड होगा, इरिटेटेड होगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का कम होने के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो उसको ऑब्टेंटेशन कहते हैं। ऑब्टेंडेड होगा मरीज, मतलब वो शांत अवस्था में होगा, वो बेहोश हो सकता है, वो कम बोलेगा, वो लेजी होगा। तो ये चीज समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो मरीज शांति अवस्था में होगा और जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो मरीज एजिटेटेड होगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि हम 21% ऑक्सीजन नॉर्मल ले रहे हैं, तो अब हमको ये देखना है कि हमको अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन देनी है तो हमने ये पहचान लिया कि उसका रेस्पिरेटरी रेट, इसका मतलब 18 से ज्यादा का है, पहला। दूसरा, उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 94 से कम हो गया है। तीसरा, या वो एजिटेशन की अवस्था में है, तो हमें उसको ऑक्सीजन का सप्लीमेंटेशन देना है। ऑक्सीजन का सप्लीमेंटेशन देने से क्या होगा कि ये जो एजिटेशन है ये कम होगा, ये जो रेस्पिरेटरी मसल्स का वर्क है या ब्रीदिंग का वर्क है ये कम होगा, और हमारे हार्ट के ऊपर जो जोर पड़ रहा है वो कम होगा, कार्डियक लोड कम होगा।
अब ये भी जानना आवश्यक है कि हम जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो किस डिवाइस के द्वारा दें। आप सब लोगों ने देखा होगा ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस में एक नेजल कैनुला होता है, नेजल प्रोंग होते हैं, जिनको कि केवल नेजल जो हमारी नाक की वो है दोनों उसमें लगा दिया जाता है और ऑक्सीजन पोर्ट से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। दूसरी जो कॉमन ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस होती है वो हडसन मास्क होता है, जिससे हम अपने फेस को, नाक और मुंह को, पेशेंट को कवर करते हैं। तीसरी जो कॉमनली यूज ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस होती है वो पार्शियल रीब्रीदिंग मास्क होता है एक तो, जिसमें कि कोई वो और दूसरा जो है नॉन रीब्रीदिंग मास्क। ये चारों चीजें हम लोगों ने कई बार इस्तेमाल की होंगी। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें ये पता है कि हम जो भी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और इनसे हम कितनी ऑक्सीजन दे पा रहे हैं। जैसे कि अगर आप नेजल प्रोंग को लेंगे तो नेजल प्रोंग से हम मैक्सिमम 5 से 6 लीटर तक की ऑक्सीजन दे पाते हैं पर मिनट की, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम देते हैं तो वो मरीज के लिए काफ़ी इरिटेबल होता है और वो टॉलरेट नहीं कर पाता। और 5 से 6 लीटर के आसपास जब हम ऑक्सीजन देते हैं तो हम लगभग 30 से 40% के बीच में इसकी FiO2 रख पाते हैं। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि ये लगा हुआ है तो मरीज अगर खाने पीने की स्थिति में है, कॉन्शियस है, तो इसको लगाए लगाए भी वो खाना पीना खा सकता है, बातचीत कर सकता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि नेजल ड्राइनेस होती है, नेजल क्रस्टिंग होती है, नेजल ब्लीडिंग हो सकती है इससे। लेकिन अगर किसी मरीज की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम है तो उसके लिए ये डिवाइस बहुत अच्छी होती है और हम नेजल प्रोंग से उसको दे सकते हैं अगर उसने पे वो मेंटेन कर रहा है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। हम लोग यूजुअली केवल ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो देख रहे हैं उसके साथ साथ में हमको आर्टीरियल ब्लड गैसेस भी करा लेनी चाहिए, एबीजी भी देख लेना चाहिए कि उसमें PO2 कितना है और PCO2 कितना है और मरीज का पीएच कितना है। उस पर भी ये डिपेंड करता है कि हम मरीज को ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो दे रहे हैं, FiO2 जो दे रहे हैं वो कितना दें। जो ये मास्क लगाया जाता है, मास्क से 4 से 6 लीटर पे अराउंड 40% FiO2 दी जाती है। यदि हमको इसको बढ़ाना है तो हम 6 से 8 लीटर तक कर सकते हैं और 12 से 15 लीटर जब हम इसको देते हैं तो 80 से 90% तक के आसपास FiO2 हम इसकी दे पाते हैं। कितनी देर तक ऑक्सीजन देनी है और कितना इसको हमको रेट को कैसे रेगुलेट करना है, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो देखा जाता है SpO2, अगर SpO2 आदमी, जैसे मान लीजिए कि हमने 6 लीटर पे ऑक्सीजन किसी को मास्क से देना शुरू किया है और वो उस पर अपना 94 या उसके ऊपर का सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है और उसके एबीजी में PO2 भी 60 के ऊपर आ रहा है तो हम उतने पे ही उसको मेंटेन रखते हैं। लेकिन यदि 6 लीटर पे या 8 लीटर पे ऑक्सीजन हम दे रहे हैं और SpO2 लगातार गिरता जा रहा है तो हम ऑक्सीजन को और बढ़ाते हैं, 10 से 12 लीटर तक ले जाते हैं। अगर उस पर भी नहीं मेंटेन होता है तो फिर हम नॉन रीब्रीदिंग मास्क पे पेशेंट को लेते हैं, क्योंकि नॉन रीब्रीदिंग मास्क में हम 100% ऑक्सीजन बड़ी आसानी से डिलीवर कर सकते हैं। यदि वो नॉन रीब्रीदिंग मास्क पे भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन नहीं मेंटेन कर पा रहा है और उसका PO2 लगातार गिर रहा है या CO2 लगातार बढ़ता जा रहा है, CO2 रिटेन कर रहा है या पीएच लगातार गिर रहा है, इनमें से कोई भी चीजें हो रही हैं, तो फिर हमको ये जो 3-4 डिवाइसेस हमने आपको बताई हैं, 4 डिवाइसेस, ये लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस होती हैं। फिर हमको मरीज को हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस पे शिफ्ट करना पड़ता है। हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि नेजोफेरेंजियल कैनुलास आते हैं, हाई फ्लो नेजल कैनुला आते हैं। फिर हम उसके बाद उनको नॉन इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन पे ले सकते हैं, जिसको NIV कहते हैं, जैसे कि बाईपेप थेरेपी जिसको कहा जाता है, जिसमें बाईपेप लगाया जाता है और एक रेगुलर प्रेशर पे और एक रेगुलर रेट पर उसमें और एक रेगुलर फ्लो पर ऑक्सीजन दी जाती है। अगर बाईपेप पे भी हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नहीं मेंटेन हो रहा है और साथ में ही उसका पीएच गड़बड़ा रहा है या PO2 भी कम होता जा रहा है और पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ रहा है, तो हम उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पर फिर
लेते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि मरीज को वेंटिलेटर पे रख दिया गया। ये जो चीजें हैं, इसको देखने के लिए ये आवश्यक है कि हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहे। खाली SpO2 पे ही ध्यान नहीं देना है हमको कि SpO2 कितना है। SpO2 के साथ साथ मरीज का PO2 कितना है, उसका pH कितना है और उसका लैक्टेट। ये 4 बेसिक चीजें हमको ABG में भी अवश्य देखनी है। और हमको ये भी देखना है कि हम कितनी देर तक किस मरीज को कितने लीटर पर किस ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस से ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसके साथ में जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है कोविड में, ये आप सब लोगों को पता है कि जब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है तो एंटीवायरल्स जो प्रेस्क्राइब्ड हैं, जो प्रोटोकॉल में हैं, वो दी जानी है। उसके साथ में स्टेरॉयड दिए जाने हैं। स्टेरॉयड का यूज़ और एंटीबायोटिक का यूज़ कितना किया जाना है, कितना नहीं किया जाना है, किस हिसाब से किया जाना है, ये अन्य वक्तागण आपको अवश्य बताएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने देखा है इसमें टॉपिक में ये लिखा हुआ है। कुछ चीजें जो ध्यान देने योग्य ये हैं कि मान लीजिए कोई COPD का मरीज है, जिसको कि पहले से अस्थमा की बीमारी है और उसको कोविड हो गया है या उसकी सांस फूल रही है, तो हमको ये भी डिफरेंशिएट करना बहुत आवश्यक है इस समय में कि क्या मरीज की सांस कोविड के कारण, कोविड निमोनिया के कारण फूल रही है या उसका COPD जो उसको पुरानी बीमारी है या उसको हार्ट की बीमारी है उसकी वजह से उसकी सांस फूल रही है। इसके लिए जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं, एक्सरे चेस्ट या CT स्कैन होना और साथ ही साथ में क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना, एक प्रॉपर डिटेल्ड हिस्ट्री लेना आने के पश्चात मरीज की, ये बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जैसे COPD का मरीज है, अगर हम COPD के मरीज को पुरानी हिस्ट्री है और उसको एक्यूट सस्पेशन हुआ या उसको कोविड इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको हम इमीडिएटली 100% अगर ऑक्सीजन देना शुरू करते हैं और उसका हमने ABG नहीं कराया, उसका PCO2 लेवल नहीं देखा, अगर मान लीजिए वो CO2 रिटेन कर रहा है और हमने उसको 100% ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया नॉन ब्रीदिंग मास्क से, तो दैट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर हिम, दैट कैन बी फेटल फॉर हिम। वो उसकी जान भी ले सकता है। हमको लगेगा कि नहीं, हमने तो ये पेशेंट आया था, इसकी सांस फूल रही थी, हमने इसको ऑक्सीजन लगाना शुरू किया, लेकिन ये हम इसकी जान नहीं बचा पाए। इसलिए आवश्यक है कि डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाए और केवल SpO2 ना देखते हुए उस मरीज के अन्य पैरामीटर्स भी देखे जाएं। ये भी निर्णय लिया जाए कि ये कोविड की वजह से सांस फूल रही है या नॉन कोविड की वजह से सांस फूल रही है या ये पेशेंट कोविड इसको डेवलप हुआ है, इसको हार्ट की भी प्रॉब्लम थी और या इसको अस्थमा की पहले से नॉन हिस्ट्री रही है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर COPD का मरीज है तो हो सकता है हमको उसको ऑक्सीजन कम देना पड़े, लेकिन उसका जो प्रेशर है उसको देने का वो ज़्यादा रखना पड़े और CO2 को वॉश आउट कराना पड़े, तो उसके लिए फिर बाईपैप थेरेपी या मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। बाईपैप थेरेपी इन सब चीज़ों में ज़्यादा बेटर होती है, ना कि हम नॉन ब्रीदिंग मास्क लें। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेशेंट आया और उसको कोविड पॉजिटिव है वो, लेकिन उसके लंग में कोई कोविड न्यूमोनाइटिस के चेंजेस नहीं है, लेकिन उसकी सांस सिर्फ इस वजह से फूल रही है क्योंकि उसका पहले से उसको अस्थमा की बीमारी है और उसका एक्यूट एक्सेसरबेशन हो गया है इस समय, और वो कोविड पॉजिटिविटी उसकी कोई इंसिडेंटल हो सकती है। तो उसमें अगर हम कोविड न्यूमोनाइटिस की तरह से उसको ऑक्सीजन थेरेपी देना शुरू करेंगे तो वो मरीज के लिए फेटल हो सकता है, वो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए पुनः एक बार अपनी बात को खत्म करने के पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि ऑक्सीजन भी एक इमरजेंसी ड्रग है, इसका प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट कार्ड के ऊपर लिखा जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा आप लोग देख रहे हैं कि अब सरकार की तरफ से भी ऑक्सीजन का ऑडिट हो रहा है। अगर आप यही नहीं बता पाएंगे कि आपने कितने मरीजों को किस लीटर, कितने रेट पे, कितने लीटर ऑक्सीजन किस डिलीवरी डिवाइस से दी है, तो इस ऑक्सीजन ऑडिट में भी आगे आने वाले समय में समस्या उत्पन्न हो सकती है और हमारी जवाबदेही तय नहीं हो पाएगी उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद।